कालिनिंग्राद रूस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का माना जाता है। वो छोटा सा इलाका जो रूस को यूरोप के अंदर इतनी गहराई तक मौजूदगी देता है कि उससे पूरे पूर्वी मोर्चे को धमकी दी जा सकती है, जिसमें पोलैंड और बाल्टिक देश भी शामिल हैं। लेकिन एक्सक्लेव चलाने में एक समस्या है, अलगाव ही इसकी कमजोरी है। नाटो ने यह संदेश पुतिन के दरवाजे पर इतनी ताकत के साथ पहुंचाया कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी गर्व महसूस करते। रूस की हालत खराब हो गई है क्योंकि नाटो ने दिखा दिया है कि कालिनिंग्राद का किला शायद उतना मजबूत नहीं है जितना समझा जाता था। 18 अगस्त को नाटो ने पोलैंड के ऊपर एक नियोजित हवाई अभ्यास किया जो पोलैंड की कालिनिंग्राद सीमा के ठीक पास था। अभ्यास का अधिकांश हिस्सा पोलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से पर केंद्रित था जहां वो सीमा है, और इसमें इतनी बड़ी हवाई ताकत जुटाई गई थी कि क्रेमलिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। इस अभ्यास में 50 तक विमान एक ही स्थान पर इकट्ठा हुए, जिसे पोलैंड का कहना है कि इसका उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के परिदृश्यों का अभ्यास करना और नाटो साझेदारों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना था। यह अभ्यास हालांकि पहले से ही योजनाबद्ध था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे मानो जानबूझकर रूस को संदेश देने के लिए समयबद्ध किया गया था। ये जर्मन अखबार बिल्ड में छपी एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि नेटो एक जमीनी युद्ध अवधारणा विकसित कर रहा है जिसका उद्देश्य बाल्टिक देशों पर रूस के हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया देना है, जो शायद कालिनिंग्राद से शुरू हो सकता है। लेगर बताते हैं कि यह कॉन्सेप्ट एक आकस्मिक योजना होगी और यह भी जोड़ते हैं कि इस योजना का खुलासा करने वाला दस्तावेज अमेरिकी दिशा निर्देश में तैयार किया गया है, मेजर एंड्रू पिंगरे के निर्देशन में। और इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई आक्रमण होता है जिसमें शुरुआत में ड्रोन और मिसाइलें शामिल हों, उसके बाद बख्तरबंद वाहनों के साथ जमीनी हमला किया जाए तो नाटो किस तरह प्रतिक्रिया दे सकता है। इस योजना के तहत कालिनिंग्राद एक प्राथमिकता वाला लक्ष्य होगा। नवीनतम नेटो अभ्यास भी मई में आयोजित किए गए बड़े पैमाने के युद्धाभ्यास के बाद आया है। ये अभ्यास जो पोलैंड में भी हो रहे हैं, जिनका कोड नेम एम्बर शॉक 26 था। इनमें कई नाटो देशों के 3500 से अधिक सैनिक और सैकड़ों सैन्य वाहन शामिल थे। ये अभ्यास भी व्यापक सेबर स्ट्राइक 26 अभ्यास का हिस्सा थे जो पोलैंड, फिनलैंड और लिथुआनिया में हुए थे, और इनका उद्देश्य नाटो को यह समझना था कि इन क्षेत्रों में सैनिकों को तेजी से कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। नाटो को किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन सैनिकों को इतनी तेजी से क्यों स्थानांतरित करना पड़ सकता है। यह एक और अभ्यास था जो फिर से कालिनिंग्राद के पास आयोजित किया गया था, जिसका मकसद संभावित रूसी आक्रमण की तैयारी करना था। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, क्रेमलिन के पसीने छूट रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नाटो का ताजा अभ्यास और उससे पहले के महीनों में जो कुछ भी हुआ वह यह बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि कालिनिंग्राद नाटो के निशाने पर है। यह एक्सक्लेव, जिसे रूस के लिए एक रणनीतिक संपत्ति माना जाता है, अब एक संभावित कमजोर बिंदु के रूप में उजागर हो रहा है जो नाटो की जबरदस्त मारक क्षमता के सामने बेहद असुरक्षित है। कई तरह की वजह है कि कालिनिंग्राद इस वक्त इतना कमजोर क्यों है, जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए इस अभ्यास के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। हमने आपको बताया था कि इसमें 50 तक विमान शामिल थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नाटो ने जो एयर पैकेज पोलैंड में भेजा था वह असामान्य रूप से बड़ा था, और इसमें कुछ ऐसे विमान भी शामिल थे जो आमतौर पर कालिनिंग्राद के पास होने वाले हवाई अभ्यासों में नहीं देखे जाते। उन विमानों में ऐसे संसाधन शामिल थे जो युद्धक हमले करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हवाई निगरानी और हवाई ईंधन भरने में भी सक्षम थे। सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड पावर्स यूरोप के प्रवक्ता कर्नल मार्टिन ओडोनल ने थोड़ा और खुलासा किया, यह बताते हुए कि 18 अगस्त को हुए प्रशिक्षण में अमेरिका के फाइटर विमान शामिल थे और नॉर्वे के फाइटर विमान, साथ ही एक नाटो E-3A AWACS यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान, और साथ ही पोलैंड के जमीनी सैनिक भी शामिल थे। सिर्फ इस विवरण से ही हमें अभ्यास की थोड़ी सी तस्वीर मिलने लगती है। AWACS संभवतः एक हवाई कमांड सेंटर और रडार स्टेशन के रूप में काम कर रहा था, जो ऑपरेशन के तहत अन्य विमानों और जमीनी सैनिकों को जानकारी भेज रहा था। इतामिल रडार की रिपोर्ट के अनुसार विमान समूह के आकार के अलावा नेटो का अभ्यास उसकी जटिलता के लिए भी उल्लेखनीय था। विभिन्न हवाई प्लेटफॉर्मों की विविधता जो एक साथ सक्रिय थी, ऐसा दृश्य हम इन प्रकार के अभ्यासों में शायद ही कभी देखते हैं। और ये तथ्य कि ये विमान कई अलग अलग देशों से आए थे, इसने जटिलता की एक और परत जोड़ दी। कई हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों की मौजूदगी, यानी नाटो के 2 A-330 MRTT, यह भी दर्शाता है। इस अभ्यास में नेटो का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि उसके विमान लंबे समय तक हवा में रह सके, जिससे लड़ाकू जेट और बमवर्षक अपने घरेलू ठिकानों से दूर तक संचालन कर सके। संभवतः वे हमला करने वाले विमान यूरोप से पोलैंड तक उड़ान भर रहे होंगे, जहां वे ईंधन भरते हैं और फिर कालिनिंग्राद की ओर बढ़ते हैं। नाटो ने ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन वह रूस को असमंजस में रखना जरूर पसंद करेगा। इस अभ्यास का एक और दिलचस्प पहलू था EA-37B कंपास कॉल की तैनाती। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार ओसिंट डिफेंडर के एक विश्लेषक ने बताया है कि इस अभ्यास में इस्तेमाल किए गए
कई विमान पोलैंड में होने वाले अभ्यासों के दौरान आमतौर पर देखे जाते हैं, लेकिन EA-37B अलग है। उस विमान की तैनाती बिल्कुल नई लगती है और ये संकेत देती है कि ये अभ्यास सिर्फ आपसी संचालन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, जैसा कि पोलैंड दावा करता है। EA-37B एक इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान है जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी सक्षम है। इसका मतलब है कि नाटो यह प्रयोग कर रहा हो सकता है कि भविष्य में वह कैसे कालिनिंग्राद की रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर सकता है और उस अलग थलग पड़ा क्षेत्र से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन को बाधित कर सकता है। EA-37B कंपास कॉल एक बहुत ही दिलचस्प विमान है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के अनुसार इस विमान की प्रारंभिक संचालन क्षमता 2026 में किसी समय हासिल होने की उम्मीद है। चूंकि ये विमान अभी पोलैंड में उड़ान भर रहा था, हम कह सकते हैं कि ये विमान अब परिचालन में है और तैनाती के लिए तैयार है। EA-37B का संचालन अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जाता है और इसका डिजाइन गल्फ स्ट्रीम G550 कमर्शियल बिजनेस जेट पर आधारित है। हालांकि इसका दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका काम। EA-37B को EC-130 H कंपास कॉल के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है, जिसे अमेरिकी वायुसेना 1982 से चला रही है और यह स्टैंड ऑफ जैमिंग क्षमताएं प्रदान करता है। फिर से यह इंगित करता है कि कलिनिंग्राद से निपटने के दौरान इसका संभावित उपयोग हो सकता है, संभवतः अलग थलग पड़े उस क्षेत्र से छोड़े गए ड्रोन और मिसाइलों को गुमराह करने के संदर्भ में। 13,700 मीटर से अधिक की उड़ान, ऊंचाई और मैक 0.82 की शीर्ष गति के साथ ये विमान वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में भी सक्षम है और शायद अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का उपयोग करके उन रक्षा प्रणालियों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। इस प्रकार ये हमला करने वाले विमानों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि यह विमान काउंटर सूचना अभियानों को भी अंजाम देने में सक्षम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह रूस द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। कुल मिलाकर यह खतरनाक सैन्य क्षमताओं के इस समूह में एक बहुत ही दिलचस्प जोड़ है, जिसे नाटो ने स्पष्ट रूप से कलिनिंग्राद समस्या से निपटने के लिए विकसित किया है। और यही हमें इस बात पर लाता है कि नाटो ने यह अभ्यास आखिर क्यों किया और रूस की यूरोप के लिए महत्वाकांक्षाओं के व्यापक संदर्भ में कालिनिंग्राद समस्या का वास्तव में क्या मतलब है। लेकिन इन मुद्दों में और गहराई से जाने से पहले ये है मिलिट्री शो। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू कर रखी है, ताकि आप हमारी कोई भी डेली वीडियो मिस न करें। तो यह अभ्यास असल में किस बारे में था? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। इतोमिल रडार के अनुसार इस अभ्यास की सबसे दिलचस्प बात इसकी विशालता थी। पोलैंड और कालिनिंग्राद के पास नाटो का अभ्यास करना कोई नई बात नहीं है। हमने तो कुछ मिनट पहले ही 2026 में पहले हुए एक और अभ्यास के बारे में भी विस्तार से बताया था। हालांकि यहाँ प्रस्तुत की गई क्षमताओं का संयोजन ही वास्तव में उल्लेखनीय है। नाटो ने अभी जो किया है वह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें EE-3A शामिल है, जो व्यापक कमांड और कंट्रोल कार्य करते हैं। फाइटर जेट शामिल है जो स्पष्ट रूप से सीमा पर खतरों के खिलाफ हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे, यानी कलिनिंग्राद। और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं जो इस तरह के अभ्यास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों की भी भूमिका यह संकेत देती है कि नाटो खुद को कलिनिंग्राद के खिलाफ एक लंबे हवाई अभियान के लिए तैयार कर रहा है, शायद इस इरादे से कि अगर रूस के साथ युद्ध छिड़ जाए तो वह इस अलग थलग पड़े क्षेत्र को जल्दी और शुरू में ही बंद कर दे। मुद्दा यह है कि ये सिर्फ असंबंधित हवाई मिशनों का एक समूह नहीं था, ये एक पूरा ऑपरेशनल पैकेज था जिसे बहुत सोच समझकर उत्तरी पोलैंड में तैनात किया गया था, ताकि रूस को ये संदेश दिया जा सके कि अगर नाटो ने हमला किया तो कालिनिंग्राद की हालत कितनी खराब हो जाएगी। क्या आपको क्रेमलिन की पैंट में उन गीले धब्बों की याद है जिनका हमने जिक्र किया था? यही संदेश है जिसकी वजह से वे दिखाई दिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह अभ्यास इसी बारे में नहीं था। पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड, जो इसमें गहराई से शामिल थी, का कहना है कि यह नाटो द्वारा समन्वित एक अभ्यास था और इसका रूसी वायुसेना की किसी भी गतिविधि से कोई संबंध नहीं था। यह रूस और पोलैंड से जुड़े कई घटनाक्रमों की ओर इशारा है जिन पर हम जल्द ही बात करेंगे। बल्कि इस ऑपरेशन का रूस से कोई लेना देना ही नहीं था, यह नाटो सहयोगी सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के बारे में था। यही आधिकारिक बयान है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वास्तव में किसी ने इस पर यकीन किया, चाहे ये अभ्यास हफ्तों या महीनों पहले ही क्यों न तय किए गए हों। और इस मामले में एक और पेच जोड़ने के लिए स्टार्स एंड स्ट्राइप्स का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह अभ्यास वास्तव में निरोध के लिए था और इस समय यूरोप में केवल एक ही ताकत है जिसे रोका जाना चाहिए, रूस। इस अभ्यास में अमेरिका की भागीदारी उसी पोलिश गतिविधियों की लहर के बाद आई है जिनका हमने जिक्र किया था। 6 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस जल्द ही नाटो की दृढ़ता को परखने के लिए किसी तरह की सीमित घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। अतीत में यूक्रेन पर हमले के कारण इस तरह की गतिविधि की संभावना कम मानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे पुतिन को उस हमले से रूस के पक्ष में नतीजे नहीं मिल रहे हैं, वह और ज्यादा हताश होते जा रहे हैं और यही हताशा उसे संघर्ष को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है, चाहे वह हाइब्रिड युद्ध गतिविधियों में वृद्धि के रूप में हो या सीमित जमीनी आक्रमण के रूप में, जैसे कि किसी बाल्टिक राज्य में सीमा क्षेत्र पर कब्जा करना। किसी भी तरह से कुछ तो होने वाला है, ऐसा अमेरिका का दावा है। और इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता इसलिए मिलती है क्योंकि यह 3 जुलाई को अमेरिकी खुफिया एजेंसी के उस दावे के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि रूस पोलैंड पर किसी तरह के हमले की योजना बना रहा है।
फिर से नाटो की प्रतिबद्धता की परीक्षा के रूप में। उस रिपोर्ट के कुछ ही हफ्तों बाद क्या हुआ? रूस ने पोलैंड के क्षेत्र में एक मिसाइल भेज दी। जुलाई के अंत में एक रूसी KH-101 मिसाइल ने यूक्रेन और पोलैंड की साझा सीमा पार कर ली। इसके बाद वह पोलैंड के अंदर 90 किलोमीटर तक उड़ती रही। लगभग पूरे रास्ते विमानों द्वारा पीछा किया गया, फिर एक खाली मैदान में गिरकर विस्फोट हो गई। रूस जाहिर है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये सब बस एक हादसा था और मिसाइल शायद रास्ता भटक गई होगी। ये घटना उस समय हुई जब रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें 74 मिसाइलें और 284 शाहिद प्रकार के ड्रोन शामिल थे। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री तादेउश टोमचिक ने इस घटना को उसके असली रूप में सामने लाने में पूरी स्पष्टता दिखाई। यह एक उकसावा था और एक मंशा थी, एक गठबंधन की परीक्षा थी। इस मामले में आने वाले हफ्तों में शायद हमें और जवाब मिलेंगे। हमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। ऐसी स्थिति या इस तरह की उकसावे की घटनाएं होंगी। तादेउश टोमचिक ने 31 जुलाई को घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि रूस की लगभग 20 मिसाइलें पोलैंड की दिशा में जा रही थी, लेकिन यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा उन्हें मार गिराया गया, जिसका मतलब है कि यह घुसपैठ और भी बुरी हो सकती थी। समय की सारी कड़ियां मेल खाती हैं। अमेरिका ने कहा था कि रूस पोलैंड में कुछ योजना बना रहा है और 1 महीने से भी कम समय बाद कुछ हुआ। अब अमेरिका कह रहा है कि रूस ने कोई और घुसपैठ की योजना बनाई है। नाटो को तैयार रहना चाहिए और एक ऐसा ऑपरेशन जो रूस को ये दिखाए कि कलिंगराद पर कितनी जल्दी हमला किया जा सकता है, शायद यही सबसे अच्छा तरीका है पुतिन को ये दिखाने का कि नाटो तैयार है। निवारक दृष्टिकोण में भी और बातें शामिल हैं। अनमास्किंग। रूस ये बताता है कि रूस बाल्टिक क्षेत्र में कुछ अजीब नौसैनिक गतिविधियां कर रहा है। विशेष रूप से रूस के सबसे उन्नत युद्धपोतों में से एक एडमिरल कजातोनोव को फेहमर के पास से गुजरते हुए देखा गया, जो कि एक जर्मन द्वीप है। जब वह बाल्टिक जल क्षेत्र से बाहर जा रहा था, यह एक खतरनाक जहाज है। एडमिरल कासातोनोव जिरकोन मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है, जो परमाणु क्षमता वाली है और हाइपरसोनिक गति से चलती है। हाल के हफ्तों में फेमन के पास अन्य रूसी युद्धपोतों को भी अजीब गतिविधियां करते हुए देखा गया है, जिनमें एडमिरल लेवचेंको भी शामिल है। और इन सब के ऊपर पुतिन, जो पश्चिमी देशों द्वारा रूसी शैडो फ्लीट जहाजों को रोके जाने पर गुस्से में है, उन्होंने धमकी दी है कि रूस जल्द ही यूरोपीय जहाजों को जब्त करके जवाब देगा। शायद यही वजह है कि रूसी युद्धपोत अचानक बाल्टिक क्षेत्र में इतने सक्रिय हो गए हैं। इसलिए एक बार फिर नाटो को एक संदेश भेजने की जरूरत थी, सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं, बल्कि बाल्टिक देशों और उन सभी यूरोपीय देशों के लिए भी जिन्हें पुतिन से खतरा है। जैसा कि बुंडेसवेहर यूनिवर्सिटी के सैन्य विशेषज्ञ कार्लो मसाला कहते हैं, बस यही उम्मीद की जा सकती है कि रूस ने यह संदेश समझ लिया होगा। अब पीछे हट जाओ, नहीं तो कालिनिनग्राद को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इससे हम अच्छी तरह से उस स्थान पर वापस आ जाते हैं जिसे नाटो ने अपना अभ्यास करने के लिए चुना था। उत्तरी पोलैंड में इतने सारे विमान और जमीनी बलों की तैनाती कोई संयोग नहीं है। कालिनिनग्राद निशाना है और इसके कई कारण हैं कि नाटो मुख्य भूभाग से कटे इस खास रूसी क्षेत्र को पुतिन के खिलाफ दबाव बिंदु के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कालिनिनग्राद को क्या माना जाता है और असल में वो क्या है। रूस के लिए कालिनिनग्राद एक किला और एक हमेशा मौजूद खतरा होना चाहिए, जिसे रूस नाटो के पूर्वी मोर्चे के देशों को डराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस खतरे को मजबूत करने के लिए रूस इस मुख्य भूभाग से कटे क्षेत्र में वायु रक्षा प्रणालियां, मिसाइल कॉम्प्लेक्स और कई सैन्य ढांचे रखता है। साथ ही इसका इस्तेमाल रूस के बाल्टिक बेड़े का समर्थन करने के लिए भी करता है। सीएनए के अनुसार कालिनिनग्राद का यह उपयोग काफी हालिया है। 1990 के दशक से लेकर 2016 की शुरुआत तक कलिनिनग्राद में सैन्य बल तैनात थे, लेकिन वे अपेक्षाकृत कमजोर थे। यूक्रेन पर हमले की पूर्व संध्या यानी 2021 तक पुतिन ने यह फैसला नहीं किया था कि उन्हें इस एन्क्लेव को मजबूत करना है। मिसाइलें, बख्तरबंद वाहन, युद्धपोत और सैनिक सभी कालिनिनग्राद में पहुंच गए। सैनिकों के मामले में रूस ने 11वीं आर्मी कॉर्प्स तैनात की, जिसमें 18,000 तक सैनिक शामिल थे और इसके अलावा भी और हो सकते हैं। कालिनिनग्राद जिस बाल्टिक बेड़े का समर्थन करता है वह भी खतरनाक है, जिसमें 52 सतही जहाज शामिल हैं, जिनमें से कुछ रूस की नौसेना के सबसे उन्नत जहाजों में से हैं। साथ ही एक किलो क्लास पनडुब्बी भी है। कालिनिनग्राद भी सुवाल्की गैप के करीब स्थित है, जो 65 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से होकर बेलारूस से जुड़ती है। हमने अभी तक जो कुछ भी साझा किया है उसका मकसद यही है कि नाटो, खासकर उसका पूर्वी मोर्चा कालिनिनग्राद से डरे। लेकिन जैसा कि हमने कहा, रूस जिस तरह से कालिनिनग्राद को पेश करने की कोशिश करता है और असल में वो क्या दर्शाता है उसमें फर्क है। और असल में कालिनिनग्राद क्या दर्शाता है, जो हर गुजरते दिन के साथ और साफ होता जा रहा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध में असफल हो रहा है, वह रूस के लिए एक रणनीतिक कमजोर कड़ी है। अलगाव एक समस्या है। हालांकि बाल्टिक समुद्र के रास्ते रूस से जुड़ा हुआ है, कालिनिनग्राद रूसी मुख्य भूमि से लगभग 360 किलोमीटर दूर स्थित है। रूस के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं होगी अगर उसे किसी ऐसे संघर्ष में पड़ना पड़े जहां उसे कालिनिनग्राद को आपूर्ति बनाए रखनी हो और वह बाल्टिक नाकाबंदी और पूर्वी मोर्चे पर नाटो सैनिकों द्वारा कट जाए। कालिनिनग्राद की कमजोरी इस बात से भी जाहिर होती है कि इसके जीवित रहने के लिए यह रूसी सब्सिडी पर निर्भर है, भले ही ये क्षेत्र किसी संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल न हो। दिसंबर 2025 में यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा ने खुलासा किया कि रूसी अधिकारी समुद्री परिवहन के लिए लगभग
$60 मिलियन आवंटित करने की योजना बना रहे थे और यह सब कलिंगराद का समर्थन करने के लिए था। अलग थलग होने के कारण कालिनिंग्राद मुद्रास्फीति से जुड़ी समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जब आपूर्ति में दिक्कतें आती हैं तो दुकानों में कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। ये सब नेटो के नवीनतम अभ्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि कालिनिंग्राद वह वैसा गढ़ नहीं है जैसा रूस उसे बनाना चाहता है। हाँ, वहाँ हथियार रखे जा सकते हैं, लेकिन रूस से सैकड़ों किलोमीटर दूर फंसा हुआ और चारों तरफ से नाटो देशों से घिरा हुआ कालिनिंग्राद वो पहला रूसी इलाका बन सकता है जिसे पुतिन नाटो से युद्ध शुरू करने पर खो सकते हैं। और पुतिन के लिए किसी भी इलाके का नुकसान एक ऐसी बेइज्जती होगी जिसे वह पहले से ही पागलपन भरे युद्ध को रूसी जनता के सामने सही ठहराना और भी मुश्किल बना देगा। नाटो के अब तक के सबसे जटिल अभ्यासों में से एक में 50 तक विमान शामिल होना एक संदेश देता है। ये उस संदेश को भी मजबूत करता है जो नेटो पहले भी भेज चुका है कि कलिनिंग्राद असुरक्षित है। जुलाई 2025 में अमेरिकी सेना, यूरोप और अफ्रीका के कमांडर जनरल क्रिस डोनाह्यू ने कहा था कि नाटो बल इतने अभूतपूर्व कम समय में कालिनिंग्राद पर कब्जा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हवाई बमबारी और जमीनी बलों के संयोजन से जब अलग थलग पड़े इस क्षेत्र में जमीनी बल घुसेंगे तो कालिनिंग्राद को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काबू में लिया जा सकता है। संयोग से हाल ही में हुए नेटो अभ्यास में हवाई शक्ति और जमीनी बल दोनों ही सीधे कलिनिंग्राद की दहलीज पर इकट्ठा हुए थे। यूएस आर्मी यूरोप के पूर्व कमांडिंग जनरल बेन होजेस ने कुछ महीनों बाद इस दावे को और भी मजबूती से दोहराया, यह कहते हुए कि कालिनिंग्राद और क्रीमिया प्रायद्वीप में सेवास्तोपोल जैसे स्थानों को नाटो और रूस के बीच युद्ध के पहले ही घंटों में समाप्त कर दिया जाएगा और रूस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कलिनिंग्राद अलग थलग है और रूस की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कलिनिंग्राद को उतना समर्थन नहीं दे सकती जितना कि इस एक्सक्लेव को उस किले के रूप में काम करने के लिए चाहिए, जैसा कि पुतिन चाहते हैं। तो जब नाटो कालिनिंग्राद के पास अपनी ताकत दिखाता है तो वह ऐसे जिम के दीवाने की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है जो सबसे नजदीकी शीशे से प्यार कर बैठा हो। इस अभ्यास के पीछे एक उद्देश्य है। पोलैंड में जो अभी हुआ है वह इन सभी दावों का सबूत है कि कालिनिंग्राद कमजोर है। यह नाटो रूस को दिखा रहा है कि उसके पास विभिन्न प्रकार की वायु शक्ति इकट्ठा करने की क्षमता है जो मिलकर रिकॉर्ड समय में किसी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। यहाँ इशारा किया गया लक्ष्य कालिनिंग्राद था। अगर रूस नेटो सहयोगियों को उकसाएगा तो नेटो यह सुनिश्चित करेगा कि पुतिन और क्रेमलिन को पता चल जाए कि रूस का कमजोर अलग थलग भूभाग कितनी जल्दी गिर जाएगा। और जैसे ही नाटो अपनी ताकत दिखाता है और क्रेमलिन में सभी को डराता है, यूक्रेन हमला करता है। कालिनिंग्राद को इतना कमजोर बनाने वाली आर्थिक समस्याओं को और भी बदतर बना रही है यूक्रेन की रूसी तेल रिफाइनिंग के खिलाफ लगातार चल रही मुहिम, जिसने रूस को अपने पड़ोसियों से मदद की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। हमारे वीडियो में उस गहराई तक मार करने वाली रणनीति के प्रभाव के बारे में और जाने, लेकिन जाने से पहले जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो असली लोगों द्वारा शोधित, सत्यापित और निर्मित किया गया है। अगर आप इसकी कदर करते हैं तो सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुँच के लिए सदस्य बनने पर विचार करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।